तो दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है ना, तो आपके जहन में एनएससी, बीएसई या एमसीएक्स आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक समय पे 20 से ज्यादा एक्सचेंज हुआ करते थे जिनका आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनमें से एक था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अभी सेबी के रीसेंट ऑर्डर के कारण बंद होने की कगार पे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। किस तरीके से आज ये मार्केट में सर्वाइव कर रहा होता तो एनएससी की हालत शायद कुछ और होती। किस तरीके से एनएससी का कंपटीशन या कोलैबोरेशन इसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। लेट्स गेट स्टार्टेड। समय था 1836 का। कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड के ऊपर एक बैंक हुआ करता था, चार्टर्ड बैंक। इसको आज हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहते हैं। इस बैंक के सामने एक नीम का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत सारे ब्रोकर्स ट्रेडिंग करवाया करते थे, कॉटन में, कमोडिटीज में। 70 से 80 साल तक ये चलता रहा बिना किसी रुकावट के। 1905 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा कि हम आपको ये अलाउ नहीं कर सकते, हमें अपनी बिल्डिंग बनानी है। ये सब लोग इलाहाबाद बैंक के नीचे जाके वही सब करने लग गए। 1908 में मिलकर इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन भी बनाई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। 1923 में बढ़ के इन्होंने अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी खोल दी। अब इसमें 3 लाख रुपए का, उस समय 1923 का 3 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल डाला। 300 शेयर में इसको डिवाइड किया, हर शेयर की वैल्यू रखी 1000 रुपए। समय के साथ साथ ये एक्सचेंज और भी बड़ा होता गया। बांगर ग्रुप, बिरला कंपनीज, जमशेदजी टाटा जी की सारी कंपनीज इस एक्सचेंज पे ट्रेड करवाई जाती थी। 1980 में भारत की सरकार ने इसको स्टॉक एक्सचेंज के रूप में रिकॉग्नाइज किया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया। 1997 तक इसका एनुअल टर्नओवर, साल का टर्नओवर 1,78,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 3500 कंपनीज लिस्टेड थी, 900 ब्रोकर्स थे इसके पास। उस समय 1997 में ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सी स्टार नाम से लॉन्च भी कर दिया था। सी स्टार का मतलब था CSE, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का नाम हमेशा के लिए खराब होने वाला था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के 900 ब्रोकर्स में से एक ब्रोकर था केतन पारेख। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाया करता था K10 के नाम से। 2001 में उस पोर्टफोलियो में पेंटामीडिया ग्राफिक्स, HFCL, GTL, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, रेनबैक्सी, ज़ी फिल्म्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, DSQ सॉफ्टवेयर, एफटेक, इन्फोसिस और SSI, इन सब स्टॉक्स में केतन पारेख ने एक हैवी पोजीशन बना रखी थी। उसने पैसा प्रमोटर से, बैंक से उठा रखा था और स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट या इन्फ्लेट किया करता था। उसकी स्कीम उसके लिए काफ़ी समय से काम कर रही थी, लेकिन तभी 3 चीज़ें होती हैं। दुनिया में इंटरनेट बबल का बर्स्ट होता है, देन इंडिया का नया बजट लॉन्च किया जाता है, और हाँ, बियर कार्टेल मिलके K10 स्टॉक्स के पीछे पड़ जाती है इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए। K10 के सभी स्टॉक्स का प्राइस क्रैश कर गया। केतन पारेख का 120 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। 900 में से 300 ब्रोकर्स कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के डिफॉल्ट कर गए। उस समय एक बात यह भी सामने आई कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में एक ऐसा बग था जिसके कारण केतन पारेख अपनी पोजीशन एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के चक्कर में बड़ी बना रहा था, लेकिन बियर कार्टेल के बियर पोजीशन ने वो सारी की सारी बड़ी पोजीशन को क्रैश कर दिया। 1985 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का पूरी मार्केट में शेयर करीब 45% का था। 2001 आते आते और इस टाइम तक करीब 3.5 से 4% ही रह गया। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने का ये पहला कदम था और अभी 2 कदम बाकी थे। कुछ साल जैसे तैसे करके ये एक्सचेंज चलता रहा। डीम्यूचुअलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसमें इसने बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा कि आप हमारी कंपनी में स्टेक खरीद लीजिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें और हमारी ग्रोथ के साथ आपका भी स्टेक का प्राइस बढ़ेगा। तब उस समय BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने CSE के अंदर 5% के करीब स्टेक खरीदा। अब कलकत्ता के अलावा इंडिया में पटना, लुधियाना, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों को मिला के करीब 21 स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। फिर आता है 2012 और आता है सेबी का एक नया गाइडलाइन जो कहता है कि अगर आपको एक्सचेंज के तौर पे मार्केट में काम करना है तो आपका एनुअल टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। आपका खुद का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपकी खुद की नेटवर्थ भी कम से कम 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया में आप फिट नहीं होते हैं तो आपकी एक्सचेंज को बंद होना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, लेकिन जून 2012 में ही सेबी की एक और गाइडलाइन आती है जो कहती है कि आपकी खुद की एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी होनी चाहिए, जो कि उस समय CSE, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं थी। CSE ने BSE क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL के साथ एक पार्टनरशिप डील साइन की। हालांकि ये पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि इस पे सेबी को एतराज था। तब CSE ने कहा कि हम ICCL में अपना एक स्टेक खरीद लेते हैं। ये स्टेक खरीदने के लिए इनको 300 करोड़ रुपए की जरूरत थी।
सीएससी ने कलकत्ता के ईएम बाईपास पे अपने 3 एकड़ की जगह जो कि 260 करोड़ की बिक सकती थी बेचने की कोशिश की ताकि वो सेबी की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और फिर वो समय आया जब सेबी ने सीएससी को साफ साफ कह दिया आपको और समय नहीं मिल सकता है। 3 में से 2 रिक्वायरमेंट पूरे होने के बावजूद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे और अप्रैल 2013 को ये ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। सी स्टार जो इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था उसके ऑपरेशंस को रोक दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सेबी की इस बात को एग्री किया। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा सा समय और मांगा लेकिन सेबी ने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जा सकता। इसी बीच कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने एनएससी के साथ एक अलग डील कर ली जहां पे जितने भी ऑर्डर्स यहां पे आते थे वो सारे के सारे एनएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू पंच होते थे। जो भी सारे ब्रोकर्स यहां पे काम करते थे सारे ऑर्डर लेके आते थे वो एनएससी के थ्रू ट्रांसफर होकर मार्केट में एग्जीक्यूट किए जाते थे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो बढ़ के 2020 तक चलता रहा और 2020 में सेबी ने एनएससी को क्वेश्चन किया कि आप ये डील बार बार रिन्यू क्यों कर लेते हैं। फाइनली जुलाई 2023 में एनएससी ने कहा कि मैं ये डील को अब रिन्यू नहीं कर सकता हूं और समय दिया कि 28 नवंबर 2023 तक जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं सब पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी ऑर्डर वो एनएससी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जितने भी ब्रोकर सब ब्रोकर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करते रहे हैं उनको सीएससी से अपना लाइसेंस खत्म करना होगा, डीलिस्ट होना होगा। जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनको डीलिस्ट होना होगा और सभी के सभी सब ब्रोकर्स को स्टॉक ब्रोकर्स को अगर ऑप्शन है तो वो एनएससी पे आ सकते हैं। आज की तारीख में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर है। 2013 का वो केस अभी भी ओपन है और अगर फर्दर स्टे नहीं मिलता है तो देयर इज़ ए हाई चांस कि सीएससी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हमेशा के लिए अपने ऑपरेशंस खत्म कर देगा और ये नाम सिर्फ इतिहास में रह जाएगा या शायद इस वीडियो में। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक बहुत कंपैरेटिव स्पेस है, चाहे वो ब्रोकर्स का कंपटीशन हो, डिपॉजिटरीज का हो या हो एक्सचेंज का कंपटीशन। एक्सचेंज के कंपटीशन में आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से बीएसई काफ़ी इंप्रूव कर रहा है एक्सपायरीज के साथ। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके कुछ परसेंटेज मार्केट शेयर बीएसई के पास आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कि ज़्यादातर 99% किसी समय पे शायद 100% एनएससी के पास हुआ करता था। अगर ऐसा होता कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आज भी एग्जिस्ट कर रहा होता एज इट वाज एग्जिस्टिंग 10 साल पहले, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट का डायनेमिक्स हैं वो बहुत अलग होते। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी और तरीके से होता क्योंकि उस समय एनएससी की भी ज़्यादा कुछ खास टर्नओवर नहीं हुआ करती थी। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज की मोनोपोली या ड्यूओपोली उस इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन शायद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की किस्मत, उसके खुद की गलतियां या सेबी की कुछ टाइट रेगुलेशंस के कारण ये पर्टिकुलर एक्सचेंज मार्केट में पनप ही नहीं पाया जो कि 1836 से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज की तारीख में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट वैसे ही कर रहा होता जैसे वो कर रहा था तो डायनामिक्स क्या होते, आपके लिए कुछ अलग क्या होता और इंडस्ट्री में क्या होता। और अगर ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना है, भारत की स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री को जानना है, इसकी हिस्ट्री को, इसके फ्यूचर को, इसके प्रेजेंट को भी, तो डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।